हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है द डायनामिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट यानी गतिशील वायुमंडल और बदलती जलवायु, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे आ जाइए, जुड़ जाइए हमारी क्लास के साथ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है आपका, ये 2 से 3 लेक्चर में समाप्त किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। तो आई होप आप लोग बने रहेंगे जब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का चैप्टर। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज लेसन 3, चैप्टर 3, द डायनेमिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट यानी गतिशील वायुमंडल और परिवर्तित जलवायु। इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टार्टिंग से बात करेंगे जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा एटमॉस्फेयर क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, यानी जिसको हम हिंदी में वायुमंडल कहते हैं, तो वायुमंडल किसे कहा जाता है या एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की बात करते हैं तो आपके अर्थ में जो सराउंडेड थिक लेयर ऑफ एयर है, यानी वायु की जो मोटी परत है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी आप सभी को ये पिक्चर दिख रही होगी, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो एयर की थिक लेयर है, इसको ही हम एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल कहते हैं। और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर वायुमंडल नहीं होगा, तो दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और रात के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत ज्यादा कूलिंग होगी, जिससे जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर के आगे क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। वेदर और क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेदर के बारे में। वेदर जिसको हिंदी में हम मौसम भी कहते हैं। वेदर बेसिकली डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, यानी किसी एक निश्चित जगह की, किसी स्थान की वायुमंडल की प्रतिदिन की जो स्थिति होती है। यानी कभी आपको सर्दी लग रही है, एकदम से आपको गर्मी लगी, बारिश हुआ, मौसम बहुत ठंडा हो गया, एकदम से थोड़ी देर के बाद सूरज की रोशनी बहुत तेज आ रही है और आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया और बहुत गर्मी लगने लगी। तो ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, छोटे समय अंतराल के लिए होती है, कभी आपको सर्दी लगना, कभी गर्मी लगना, कभी मौसम बहुत ठंडा है, तो ये आपका वेदर कहलाता है, जिसे हम हिंदी में मौसम कहते हैं। तो ये डे टू डे कंडीशन होती है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये शॉर्ट टर्म होती है, यानी अल्पकालिक होती है, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है और ये रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इसका एग्जांपल हमने लिया रेनी डे। आपने देखा होगा जब बारिश बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है, उसके 2-3 घंटे के बाद से फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड वेदर, यानी मौसम, जो थोड़ी थोड़ी सी देर में चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट या जलवायु की बात करते हैं, तो ये आपका वेदर का एक एवरेज कंडीशन होता है, जो काफी लंबे समय के लिए होता है, ऑलमोस्ट 30 साल के लिए। यानी जो आपके लॉन्ग टर्म क्लाइमेट की लॉन्ग टर्म की एवरेज कंडीशन होती है, उसको ही हम वेदर की जो लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और ये बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो ट्रॉपिकल क्लाइमेट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमने दो चीजों की बात की है, वेदर की और क्लाइमेट की। वेदर की बात करते हैं तो ये डे टू डे कंडीशन है, यानी प्रतिदिन की स्थिति को दिखाता है। जबकि जो क्लाइमेट होता है, ये आपका औसतन एवरेज 30 ईयर्स को, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन को शो करता है। जो वेदर होता है, यानी जो मौसम है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, जबकि जो जलवायु या क्लाइमेट है, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, यानी दीर्घकाल के लिए होता है। वेदर में एग्जाम्पल रेनी डेज का ले सकते हैं और क्लाइमेट में हमने एग्जाम्पल लिया है उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। चलिए उससे पहले मैं थोड़ा अपना पेन का कलर चेंज कर लूं, क्योंकि इसके ऊपर आपको ये वाला कलर शायद दिखेगा नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हाइट टू हाइट जो है आपकी लेयर्स जो है वो चेंज होती है। और ये टोटल अगर लेयर की बात करते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर
और अकॉर्डिंग टू हाइट जो है 5 प्रकार की लेयर पाई जाती है, 5 प्रकार की सतह पाई जाती है, जिसमें सबसे नीचे है आपका ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर जिसको हम आइनोस्फियर भी कहते हैं, एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। हिंदी में है आपका शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है, बहिर्मंडल। ठीक है। और ये जो लेयर है ये आपके क्लाइमेट को, आपकी लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, और ये सारी परतें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर और हिंदी में शोभ मंडल कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक, 0 टू 18 किलोमीटर तक ये लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे जो वायुमंडल है उसमें ये फैला हुआ है। और ये जो है आपका 8 किलोमीटर से लेकिन पोल्स में 18 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और जितनी भी वेदर की कंडीशन है, जैसे बारिश का होना, बादलों का आना, तूफान का आना, यानी मौसम संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप है, मौसम संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, वो सारी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में ही होती है। समझ में आया? यानी क्षोभ मंडल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ा जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर मौसम संबंधित सारी घटनाएं घटित होती है, इसलिए इसको वेदर मेकिंग लेयर यानी मौसम बनाने वाली परत भी कहा जाता है। समझ में आया? क्षोभ मंडल जो 8 से 18 किलोमीटर तक हमारे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, जितनी भी मौसम संबंधित घटना यानी वेदर संबंधित जितनी भी इंसिडेंट होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रेन, क्लाउड, स्टॉर्म, विंड, सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वाटर वेपर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने लगता है। आप लिख भी सकते हैं कि 165 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान कम हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम लैप्स कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया होगा? ये लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 165 मीटर ऊपर की तरफ जाने पर कितना टेम्परेचर है वो कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, और इसको ओजोन लेयर या फिर ओजोन परत भी कहा जाता है। इसकी बात करें तो ये हमारे वायुमंडल में 13 टू 50 किलोमीटर, 13 से 50 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है। और इसका जो अपर वाला जो पोर्शन है वो गर्म है, और उसका जो लोअर वाला पोर्शन है वो ठंडा है। क्लियर हो गया? जो लोअर सेक्शन है वो ठंडा है और जो अपर सेक्शन है वो गर्म है। और यहाँ पर जो हवा पाई जाती है, जो एयर पाई जाती है, वो काफी ज्यादा स्टेबल और काम होती है। यानी यहाँ पर पाई जाने वाली वायु शांत स्थिति में होती है, जिसकी वजह से ये बहुत आइडल लेयर माना जाता है एयरक्राफ्ट्स के लिए। जो जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं प्लेन उड़ाने के लिए इसी का यूज करते हैं, इसी मंडल का यूज करते हैं, या फिर इसी लेयर का यूज करते हैं। समझ में आ गया? या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस लेयर की ये है कि इसी लेयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, और ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। यानी सूरज से डायरेक्ट जो यूवी रेज आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है, उन पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट आप तक आने से बचाती है ओजोन लेयर। इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए जीवन रक्षक लेयर है। यानी ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह काम करती है। ये सूरज से डायरेक्ट आने वाली यूवी रेस को हम तक आने से रोकती है। समझ में आया? और साथ ही साथ स्ट्रेटोस्फीयर जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए, यानी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में हमारी हेल्प करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये लेयर मैंने अभी आपको बताया कि जो हार्मफुल लेयर है, जो हाँ ओजोन लेयर जो है क्या करती है, जो सूरज है
जो सन है, सन से जो रेज आ रही है, इन ये यूवी रेज को हम तक आने से रोकती है, क्योंकि इससे स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है, इससे स्किन डिसीज होने का खतरा रहता है। तो ये हमें हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, ये जो है आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखती है, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है। समझ में आ गया? थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि यहाँ पर जो एयर है वो स्टेबल रहती है, यहाँ पर वायु शांत रहती है, जिसकी वजह से, और ये वाली जो आपकी लेयर है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लेन उड़ाए जाते हैं। आप अक्सर देखोगे जो प्लेन उड़ाए जाते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोस्फेयर की। मीजोस्फेयर जिसे हिंदी में मध्य मंडल भी कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें वायुमंडल में, ये 50 से लेके 80 50 टू 80 किलोमीटर तक ये वाली जो लेयर है ये स्प्रेड है, फैली हुई है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन याद रखिएगा मीजोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, हाइट की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है, क्या लिखा है, टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर मानी जाती है। समझ में आया? मीजोस्फेयर आपके एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा ठंडी लेयर मानी जाती है। इस लाइन को आप मार्क कीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो मिटियोर होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, जब जब वो उल्का पिंड जब आपके पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं, अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, तो मीजोस्फेयर में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो उन उल्का पिंडों के साथ, मिटियोर्स के साथ फ्रिक्शन करते हैं, घर्षित होते हैं, और जिसकी वजह से वो आपके मिटियोर्स जो है जल जाते हैं। और जिसकी वजह से ये जो लेयर है ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मिटियोर्स को अर्थ तक डायरेक्ट आने से रोकते हैं। समझ में आया? और इसकी जो अपर बाउंड्री होती है इसको मीसोपोज कहा जाता है। समझ में आया? इसे हिंदी इंग्लिश में सेम ही रखेंगे, मीसोपोज। कि जो मेसोस्फेयर है या मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है उसको मेसोस्फेयर कहा जाता है। तो समझ में आ गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर है उसको मध्य मंडल या मेसोस्फेयर कहते हैं, और ये 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा ठंडी लेयर मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मिटेओर्स आते हैं यानी उल्कापिंड आते हैं, वो यहाँ पर पाए जाने वाले गैस के पार्टिकल्स से घर्षित होते हैं, यानी फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, और वो उल्कापिंड या फिर जो मिटेओर है वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। जिस तरह से वो पृथ्वी तक यानी हमारे अर्थ तक डायरेक्ट आने से उनको रोका जाता है, इस तरह हम जो है सेव होते हैं मिटेओर से। समझ में आया? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो मेसोस्फेयर का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर होता है उसको हम मेसोपॉज कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में नेम सेम ही है, याद करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है फोर्थ आपकी, दैट इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को याद रखिएगा, इसको हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं। पेपर में एग्जाम में कई बार आइनोस्फेयर भी आपको नाम देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको थर्मोस्फेयर भी नाम देखने को मिलेगा, यानी ताप मंडल या आयन मंडल। समझ में आया? ताप मंडल क्यों कहते हैं और आयन मंडल क्यों कहते हैं, इन दोनों बातों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसे आयन मंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो विद्युत आवेशित होते हैं, इस उन्हें आयंस कहा जाता है, इसलिए इस लेयर को आयन मंडल या फिर आयनोस्फेयर कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थर्मोस्फेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये आपके एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा गर्म लेयर है, इसलिए इसको थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है, यानी इट इज द हॉटेस्ट लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। क्लियर हुआ? और यहाँ पर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, और ये तरंगे जो हैं आपके लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए, दूर संचार में आपकी हेल्प करती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे आपको उपग्रह या फिर सैटेलाइट दिख रहा है। कम्युनिकेशन के लिए ये वाली जो लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेयर्स वो रेडियो एक्टिव वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं, और यहाँ पर जो है उपग्रह यानी सैटेलाइट भी पाई जाती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस की कम्युनिकेशन के लिए ये वाली जो लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट हम जो लेयर की बात कर रहे हैं, जो लास्ट लेयर है दैट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की बात करते हैं तो ये 400 से 450 किलोमीटर तक पाई जाती है और आगे जाकर के ये हमारे स्पेस में जाके मर्ज हो जाती है। यहाँ पे जो हवा पाई जाती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत ही ज्यादा पतली होती है हवा। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वाली लेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है और यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखने को मिलेगा आपको। ये जो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाए जाते हैं और ये सैटेलाइट जो है आपकी इंटरनेट चलाने में, कम्युनिकेशन करने में और क्या कहते हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी को आगे तक पहुंचाने में हमारी काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो ये लेयर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये लेयर जो है इतनी ज्यादा ऊपर तक है कि आगे जाकर के ये स्पेस में मर्ज हो जाती है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक ये पांचों लेयर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का संगठन या फिर कॉम्पोजिशन द ब्लूप्रिंट ऑफ एयर। अगर हम बात करते हैं, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ना केवल गैसों का, बल्कि इसमें ना केवल ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बल्कि इसमें आपके जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, धूलकण, डस्ट पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये सब मिल करके लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। इन सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ को और भी ज्यादा ईजी बनाने में और लाइफ को और भी ज्यादा सपोर्टिव बनाने में। तो एक एक करके चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे अबंडेंट गैस है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 78% पाई जाती है। ये जो है प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है। जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करती है, प्लांट को प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, जिससे प्लांट जो है वो ग्रो करता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो कंट्रोल बर्निंग, जो दहन प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करती है। ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से दहन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो वो क्रॉप के प्रोडक्शन में मदद करता है। एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब लैंड की फर्टिलिटी पावर डिक्रीज हो जाती है तो उस फर्टिलिटी पावर को मेंटेन करने के लिए हम नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं और उसके लिए हम दलहन या फिर पल्सेस की खेती करते हैं ताकि मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा दोबारा आ जाए। इसलिए कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस मानी जाती है। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दूसरे नंबर की गैस है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में 21% पार्ट पे पाई जाती है, 21% पाई जाती है। ये ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए, ये ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में भी ये हेल्प करती है और दहन की प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। दहन का मतलब है किसी वस्तु को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन के, फ्यूल बर्निंग के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उन सब के, प्लांट की बात, सॉरी प्लांट कह रही हूं मैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, उनके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जाहिर सी बात है। ये तो आप सबको अच्छे से पता होगा, बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन। ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन 0.93% पाया जाता है। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है यानी इनएक्टिव गैस मानी जाती है और इसका मुख्य रूप से यूज बल्ब में और वेल्डिंग के प्रोसेस में किया जाता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की तो ये अनवांटेड जो केमिकल रिएक्शन है उसको होने से रोकता है। इसके अलावा जो फूड है, वाइन है या फिर जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए ऑर्गन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के 0.04% पार्ट में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पौधों की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसमें जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं यानी खुद बनाते हैं, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंस की बात करें इसकी और भी ज्यादा तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा, जो ग्लोबल लेवल पर टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के अलावा ये जो है पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड बन जाता है। इसके अलावा ये ओशियन यानी समुद्र के पीएच को मेंटेन करके समुद्र में रहने वाले जीव जंतु या फिर जो मरीन लाइफ है या समुद्री जीवन में जितने भी एनिमल्स हैं उनके जीवन को सेव करने में भी हेल्प करता है। कहने का मतलब है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए और सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस और ग्रीन हाउस इफेक्ट में। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा चैप्टर थर्ड जो है आपका उसका द डायनामिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट, उसका ये आपका फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको बेसिकली 2 से 3 टॉपिक समझाने की कोशिश की है। एटमॉस्फेयर बताया मैंने आपको, वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस बताया है और नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, कौन कौन कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस के बारे में बात की है। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस ऐसे ही डालूं और आप ऐसे ही मेरी क्लासेस देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।